नमस्कार दोस्तों। आज बात दादा की। दादा यानी सौरभ चंडीदास गांगुली। वो दादा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हो या दुनिया की, उसके पीक के दौर में उसकी आंख में आंख मिलाकर जवाब देने का काम किया। वो दादा जिन्होंने एक बड़े पत्रकार को लॉर्ड्स की बालकनी से इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उनके साथ एक अंधविश्वास जुड़ा हुआ था कि जब भी वो किसी फाइनल में टीम की ड्रेसिंग रूम में साथ होते हैं, इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ता है। वो दादा जिन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उछाल कर जिस प्रकार से एंड्रू फ्लिंटॉफ को और इंग्लैंड के दर्शकों के सामने इंग्लैंड को जो चुनौती दी थी, वो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। दादा के शर्ट उतारने की घटना ने भारत के विश्व कप जीतने से ज्यादा बड़ी पोस्टरिंग उस दौर में की। और आज भी कहने की जरूरत नहीं है कि वंश दादा ऑलवेज ए दादा। दादा दादा है। और सौरभ गांगुली की पहचान एक क्रिकेटर की नहीं बल्कि वाकई एक बंगाली दादा की है। वो दादा जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को मैच फिक्सिंग के दलदल से बाहर निकालकर फाइट करना सिखाया और अंततः क्रिकेट छोड़ने के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि दादा किसी को यूं ही माफ कर देंगे? क्या लोग ये सोच सकते हैं कि जिस प्रकार लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर कोर्ट से रिलैक्सेशन मांगा जाता है और बीसीसीआई की पुरानी टीम को कंटिन्यू करने की अपील की जाती है, लेकिन रिलैक्सेशन मिलने के बाद बॉस को ही मुअत्तल होने पर मजबूर कर दिया जाता है? यानी अमित शाह के शहजादे तो बने रहते हैं बीसीसीआई के सचिव पद पर, जय शाह की मुअत्तली नहीं होती है, लेकिन दादा की जगह रोजर बिन्नी आ जाते हैं। और ये दादा किस प्रकार से बंगाल से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम किए हुए हैं, ये मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। लेकिन पहले बात दादा के उस क्रिकेट से इतर बंगाली मानुष के बीच दादा के उस पहचान की, जिस पहचान ने दादा की अहमियत आज क्रिकेट छोड़ने के 14 साल बाद भी उनको बंगाली जनमानस के बीच उसी प्रकार से लोकप्रिय बना रखा है जैसा कभी वो अपने क्रिकेट खेलने के जमाने में हुआ करते थे। दरअसल बंगाल का समाज हमेशा अपने आइकन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार रहता है, तत्पर रहता है, चाहे काजी नजरुल इस्लाम हो या रविन्द्रनाथ टैगोर हो। उसके बाद के दौर की बात यदि करें तो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या ज्योति बासु हो, हमेशा बंगाली समाज अपने आइकन के साथ खड़ा रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति जब भाजपा के एक बड़े नेता की सभा में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान तोड़ी गई थी, उसके बाद बंगाल के जनमानस ने बचे हुए चरण के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से रिएक्ट किया था, उसे आप नतीजों में देख सकते हैं। लेकिन सवाल दादा का है। मत भूलिए कि सौरभ गांगुली के पिता चंडीदास गांगुली कलकत्ता के बांग्ला भद्रलोक की सबसे जानी मानी शख्सियतों में से एक हुआ करते थे। और चंडीदास गांगुली की बीसीसीआई के बॉस रहे जगमोहन डालमिया से बनती नहीं थी। लेकिन याद कीजिए, ये दादा ही है जिन्होंने जगमोहन डालमिया को अपने पिता के खराब संबंधों के बावजूद जगमोहन डालमिया को इस पॉइंट पर लेकर के आए, उस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया कि जगमोहन डालमिया ने मैच फिक्सिंग के दलदल में फंसी भारतीय क्रिकेट टीम के उद्धार के लिए जिस शख्सियत को चुना, वो चंडीदास गांगुली के बेटे हुआ करते थे, यानी सौरभ गांगुली। जी हाँ, यानी बंगाली जनमानस कलकत्ता में जगमोहन डालमिया की स्वीकारोक्ति और बांग्ला भद्रलोक के बीच बीसीसीआई से समेत पूरे बंगाल के बीच एक भारतीय और राष्ट्रीय एकता की नई पहचान लिखने वाले सौरभ गांगुली और उस ब्रांड को स्थापित करने का जिम्मा भी जगमोहन डालमिया ने उठाया था। बिल्कुल कमोबेश क्रिकेट की वो सियासत आज दादा को लेकर बंगाल की सियासत में झलकती हुई दिखाई दे रही है। आज बात करें दीदी यानी ममता बनर्जी की, तो वो भी चाहती है कि दादा उनके साथ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कोशिश कर ली थी कि दादा को बंगाल के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और अंततः जब ज्यादा दबाव दिया गया तो कहा जाता है कि उस दबाव के बाद सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आ गया, उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा। तो ये बंगाली दादा है। एक तरफ बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने ऐसा दबाव बनाया कि दीदी को प्लास्टर चढ़वाना पड़ा और दादा को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में घुसने के साथ का साथ किसी पर प्लास्टर चढ़वाती है तो किसी को हॉस्पिटलाइज करवाती है। इस प्रकार का नैरेटिव यदि बंगाल में बना और अब इस नैरेटिव की पुष्टि होती नजर आ रही है, खास करके बीसीसीआई और दादा प्रयोग के बाद,
तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल के जनमानस के बीच भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की हैसियत में अब पहुंच गई है। क्या उसका बंगाल में खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, यह तय होगा। और वैसे भारतीय जनता पार्टी पर यदि आप नजर डालें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में कमजोर होती है, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सियासत से इतर अलग अलग सितारों को आजमाने का काम करती है। याद कीजिए 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव, जब आम आदमी पार्टी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वो अन्ना आंदोलन से उभरी, किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी ने लाया, वो अपनी सीट नहीं बचा पाई। वहीं 2020 आते आते भोजपुरी गायक और भोजपुरी सिनेमा के कलाकार मनोज तिवारी पर दांव आजमाया गया। वो चर्चा भी हम सब ने सुनी कि रजनीकांत को बीजेपी सामने लाकर कर्नाटक, वहां तमिलनाडु में अपने पांव जमाना चाहती है। वो नहीं हो पाया, लेकिन कोशिशें जारी रही, इससे इनकार नहीं कर सकते। और बिल्कुल यही कोशिश दादा को लेकर चल रही थी। एक जमाने में जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी पटना से बाहर कहीं दिखती नहीं थी, उस जमाने में भी शत्रुघ्न सिन्हा को लाया गया था, कीर्ति आजाद को लाया गया था। तो इस भारतीय जनता पार्टी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सितारों का इस्तेमाल, भले ही सितारों को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, लेकिन सत्ता उन्हें दी जा सकती है, बशर्ते पार्टी को सत्ता हासिल हो रही है। ये कोशिश बंगाल में सौरभ गांगुली को लेकर जो की गई वो कामयाब नहीं हुई। कामयाब इसलिए नहीं हुई क्योंकि दादा ने इसे कामयाब नहीं होने दिया और दादा सीएम फेस बनने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल दादा को अपनी अहमियत पता थी। दादा को अपनी वो अहमियत पता थी कि बंगाल के समाज में सांप्रदायिकता के लिए, खासकर जिस बांग्ला भद्रलोक में जिससे दादा खुद आते हैं, उस बांग्ला भद्रलोक के बीच सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। बंगाल का समाज एक दूसरे तरह का समाज है, जहां राजा राम मोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवियन डेरोजियो तक समाज सुधार की, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की एक बेहद लंबी परंपरा रही है। और उस समाज को आज भी बांग्ला भद्रलोक जीता है, उस समाज के साथ, उस आइडियोलॉजी के साथ चलता है। याद कीजिए उस दौर को, जब लेफ्ट फ्रंट के शासन के दौर में सिंगूर और नंदीग्राम होता है, उस दौर में भी महान बांग्ला साहित्यकार महाश्वेता देवी, जो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट लिबरल रुझान की महिला थी, महाश्वेता देवी ममता बनर्जी के साथ सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन को समर्थन देती हुई दिखती है। तो ये बंगाल के भद्रलोक का मिजाज है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर कम्युनल या सांप्रदायिक ठप्पा नहीं लगा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा उस वक्त तक आज की तरह से घुस नहीं पाई थी, आज भी नहीं घुस पाई है। आज एक अलग तरह के माहौल में नए नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश दरअसल हुई है। तो उस परिस्थितियों में दादा कितने महत्वपूर्ण है, उनकी लोकप्रियता और उनकी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिशें जो अलग अलग दलों की तरफ से होती है, उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी की चर्चा कर ली। लेकिन जरा टीएमसी पर नजर डालिए। अक्सर दादा दीदी के साथ भी दिखाई देते हैं, ममता बनर्जी के साथ कई बार वो सार्वजनिक मंच को साझा भी करते रहे हैं। और बांग्ला भद्रलोक का, जिस भद्रलोक का हिस्सा दादा है, उसी भद्रलोक का हिस्सा दीदी भी है। तो उस परिस्थिति में भी उनके टीएमसी के लोगों के साथ एक अच्छे संबंध है। वहीं दूसरी तरफ सीपीएम की बात की जाए, सब जानते हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य, अशोक भट्टाचार्य जैसे कॉमरेड के साथ दादा के कितने आत्मीय रिश्ते रहे हैं। कॉमरेड ज्योति बासु के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं। ज्योति बासु के साथ तो यदि मैं गलत नहीं हूं तो अपना जन्मदिन भी शेयर करते हैं। और अशोक भट्टाचार्य के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि उनके साथ उनके पारिवारिक रिश्तेदारी भी उनकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में दादा आगामी चुनाव में किस तरफ जाएंगे ये कहना मुश्किल है। वो सियासत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर भी अभी धुंधलका पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब बिना कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक लंबा एक्सपीरियंस रखे हुए अमित शाह के बेटे जब बीसीसीआई के सचिव बन सकते हैं, तो ये बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है। और बिना सत्ता के संरक्षण के सौरभ गांगुली जैसे व्यक्ति को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो इस हालात में जब दादा को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश हुई है, तो निश्चित तौर पर बंगाली समाज इसे बांग्ला आत्मसम्मान पर चोट के तौर पर देखता हुआ नजर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो भी उस दल की तरफ से जिस दल को पिछले विधानसभा चुनाव में 38% वोट के साथ
77 विधानसभा सीटें बंगाल के लोगों ने दी थी। सत्ता भले ही नहीं दी थी, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक दे दिया था। तो इस हालात में दादा की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि दादा के स्वभाव से लोग परिचित हैं। दादा का स्वभाव ये रहा है कि यदि मुंबई में एंड्रू फ्लिंटॉफ शर्ट उतार करके डांस करते हुए दिख सकते हैं, तो जवाब दादा क्रिकेट के मक्का और इंग्लैंड में क्रिकेट के सबसे बड़े तीर्थ स्थल कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा, उस तीर्थ स्थल यानी लॉर्ड्स पर जाकर लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतार कर जवाब देते हुए दिखते हैं। वो दादा जिन्हें कभी स्टीव वाह टॉस के लिए इंतजार करा दिया करते थे, तो टॉस के लिए उससे दोगुना इंतजार उन्हें करा देते हैं। तो उन दादा के स्वभाव को जानने वाले लोग कहते हैं कि दादा को इसके लिए यदि सियासत में उतरना पड़े तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि दादा दीदी के सहारे उतरेंगे और दादा सीपीएम के सहारे उतरेंगे। इतना जरूर है कि आने वाले समय में दादा के सियासत में उतरने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए या बंगाल सरकार में मंत्री बनने के लिए नहीं उतरेंगे। आज की तारीख में दादा यदि सियासत में आते हैं तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मटियामेट करने के इरादे से आएंगे। और ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी राजनीतिज्ञ से छोटे राजनीतिज्ञ दादा नहीं है, और बीसीसीआई ने दिखाया है। लेकिन बीसीसीआई में एक बार वो धोखा भी खा चुके हैं। पहले ग्रेग चैपल को कोच बनाकर लाए और उन्हीं ग्रेग चैपल ने उनका क्रिकेट करियर खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के थे, खैर चले गए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है, और हिंदुस्तान की पार्टी से बंगाल में निपटने की जहां तक बात है तो सौरभ गांगुली को बखूबी आता है। और जहां तक लग रहा है कि दादा दरअसल चूंकि सत्ता में भाजपा नहीं है, इसलिए दादा ममता बनर्जी के साथ जाएंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की पोजीशन से नीचे लेके जाना है उन्हें, यानी पुनः मुस्को भव की स्थिति में बीजेपी को लेके जाना है। तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि दादा सीपीएम के साथ खड़े दिखते हैं। दादा किसी दिन सीताराम येचुरी के बगल गिर दिखते हैं। दादा किसी दिन ममता बनर्जी का मुकाबला करते हुए खुद को शुभेंदु अधिकारी से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह भी एक संभावना है, क्योंकि मत भूलिए बंगाल में अपोजिशन का स्पेस किसी भी पार्टी के, कम से कम मौजूदा दौर की बात यदि करें तो किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के पास तब तक है जब तक दादा सियासत में औपचारिक रूप से कदम नहीं रख सके हैं। दादा सियासत में कदम रखते हैं तो वो ममता बनर्जी के लिए नुकसानदायक हो या ना हो, उनके फायदे का सौदा हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद घाटे का सौदा हो सकता है। और उस घाटे के सौदे के लिए दरअसल जमीन भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही तैयार की। बड़ी उम्मीद से दादा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया था। बहुत उम्मीद लगाई थी कि शायद इस एहसान के तले दबकर सौरभ गांगुली कहीं ना कहीं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के किरण बेदी की तरह सीएम फेस के रूप में नजर आएंगे, दीदी को चुनौती देते हुए दिखेंगे। बांग्ला आत्मसम्मान की बात, नरेंद्र मोदी को कम से कम बंगाल में हिंदुत्व की लाइन छोड़ करके जातीय राजनीति नहीं करनी पड़ेगी, आदिवासी और मतुआ के बीच कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ये लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन स्थापित मान्यता के उलट जाकर बीजेपी को हिंदुत्व की जगह जाति की का कार्ड खेलने पर यदि पिछली बार किसी ने मजबूर किया था तो ममता बनर्जी की लोकप्रियता नहीं थी, बल्कि वो दादा का भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनने से इनकार कर देना था। अब आगे किस प्रकार दादा कौन सा कदम लेते हैं, वो टीएमसी के साथ है या सीपीएम के साथ है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इस पर अभी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है और इस रहस्य को सिर्फ एक आदमी उठा सकता है और वो है दादा। तो इंतजार कीजिए दादा यानी सौरभ गांगुली के अगले कदम का। हम भी इंतजार कर रहे हैं। बीसीसीआई आज की तारीख में रोजर बिन्नी के हवाले जरूर है, लेकिन बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के बरक्स भारतीय जनता पार्टी की कौन सी हैसियत होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुस्तकबिल बंगाल में क्या होगा, उसकी किस्मत का कोई एक व्यक्ति तय करेगा, तो वो दादा है। तो देखते रहिए दादा के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी, हमारी भी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।